हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स इन इंडिया में पार्ट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। जिसमें पार्ट वन में हमने रेगुलेटिंग एक्ट को समझा था। अभी हम पिट्स इंडिया एक्ट और चार्टर एक्ट्स को समझेंगे, 1793 और 1813 वाला। ठीक है, लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा, पिछले सेशंस अगर नहीं देखे हैं, एंशिएंट मेडिवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर, इन सभी सेशंस को अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप इन सीरीज़ के साथ जुड़ें। इनमें जो सवाल मैंने पूछे उनके जवाब मुझे कमेंट में दें और अपना फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड करें कि आपको सेशंस अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, या जैसा भी फील करते हैं। उसके अलावा इन सभी सेशंस की पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी? मेरी टेलीग्राम चैनल चौहान सर हिस्ट्री। और सभी स्पेशल क्लासेस के लिंक आपको यहाँ से मिलेंगे, जिन स्पेशल क्लासेस में मैंने पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज करवाई, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए, फिर मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ सेशंस करवाए, और अब मैं स्पेशल क्लासेस में हिस्ट्री ऑप्शनल की सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 के अलग अलग जो है वो सेशंस रहेंगे। और पेपर 2 में वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के जो सेशंस होंगे वो जीएस 1 के लिए भी काम आएंगे आपके। सो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री नहीं है उनको बहुत फायदा होने वाला है हिस्ट्री ऑप्शनल की पेपर 2 की सीरीज से, क्योंकि आंसर राइटिंग वगैरह सब समझाऊंगा वहां पर। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप इन सीरीज के साथ जरूर जुड़े। आपको सेशन के लिंक कहां से मिलेंगे? मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान सर हिस्ट्री से, राइट। उसके अलावा अगर आप यूपीएससी सीएससी के लिए थॉरली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स प्लस एंड आइकॉनिक, जिसमें प्लस प्लान में आपको डेली की लाइव क्लासेस मिलती हैं, हाईली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, लाइव टेस्ट और क्विजेज मिलते हैं और अनलिमिटेड एक्सेस टू द कंटेंट मिलता है। प्लस से ऑलवेज बेटर रहते हैं आइकॉनिक प्लान्स, क्योंकि आइकॉनिक में आपको फीचर ज़्यादा मिलते हैं। और मैं रेकमेंड करूंगा आपको कि आप एक साल, एटलीस्ट एक साल का प्लान तो ज़रूर लें, ताकि थॉरो प्रिपरेशन करें। 3 महीने या अगर आप 6 महीने का प्लान लेंगे तो उसमें आपको थॉरो प्रिपरेशन नहीं मिल पाएगी। यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप, राइट। एक साल एटलीस्ट तो आपको लगेगा ही प्रिपेयर करने में, इनफैक्ट उससे ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, आपको आइकॉनिक में पर्सनल गाइडेंस मिलती है, पर्सनल कोच आपको मिलेगा, एक्सपर्ट की गाइडलाइंस मिलेंगी, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानरी, एडिशनल फीचर्स हैं प्लस के फीचर्स से ज़्यादा, राइट। सो आइकॉनिक में ज़्यादा फायदा होगा आपको। उसके अलावा 10% डिस्काउंट अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली मेरा कोड यूज़ करें, चौहान सर हिस्ट्री। और ऑप्शनल की सब्सक्रिप्शन अगर आप अलग से लें उससे बेटर रहेगा कॉम्बो आप जो है वो पैकेज लें, राइट। जीएस प्लस ऑप्शनल दोनों एक साथ अगर आप लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उसमें फीचर्स भी बहुत सारे हैं, आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अनअकैडमी ने शुरू करी है किताब सीरीज। हर वीक 2 बुक्स जो है वो कवर की जाएंगी, यूपीएससी सीएससी से रिलेटेड होंगे। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो अनअकैडमी से जुड़े हैं वो इन किताब को एक्सप्लेन करेंगे। सीरीज ये शुरू हो चुकी है, मेक श्योर कि आप जुड़े इस सीरीज के साथ। उसके अलावा जैसा कि मैं बोल रहा था, जीएस प्लस ऑप्शनल पर 25% प्लस 10%, पहले तो ये कॉम्बो ऑफर है, डिस्काउंट है। लेकिन जीएस इसमें मिलता है कि आपको जीएस के कोर्स मिलेंगे, ऑप्शनल के कोर्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन साथ में आपको जीएस की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, ठीक है। जिसमें डिस्काउंटेड प्राइस देखिए, ये देखिए, 1 साल का 57,500, 2 साल का 83,100, 3 साल का 1,10,110 रुपीज। उसके अलावा आइकॉनिक के प्राइजेस ये हैं, 1 साल, 2 साल और 3 साल के 76,500, 1,17,750, 1,55,750। सो दीज आर द डिस्काउंटेड प्राइजेस। और ये डिस्काउंट कैसे हैं देखिए, यहां समझिए। बैचेस की वर्थ होती है 1,25,000 रुपए। उसके अलावा मेंस की टेस्ट सीरीज 30,000 की, प्रीलिम्स की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो है वो 15,000 की, ठीक है। बुक्स की वर्थ है 30,000 की, ऑप्शनल बैचेस विद टेस्ट सीरीज 50,000 का, तो टोटल बैठता है ये 2.3 लाख। लेकिन अगर आप जीएस प्लस ऑप्शनल कॉम्बो को सब्सक्राइब करते हैं तो जीएस के कोर्सेस साथ में आपको ऑप्शनल के कोर्सेज मिलते हैं, जीएस की टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज प्लस स्टडी मटेरियल एक ही साथ मिलता है आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस पे। सो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें और अपनी जर्नी को स्टार्ट करें, राइट। और महा ऑफर भी मिल रहा है, प्लस आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपका मेंस 2022 तक वैलिड है, 2 साल का आपका मेंस 2023 तक वैलिड है। और 2 साल के सब्सक्रिप्शन में कॉम्बो ऑफर में आपको अनअकैडमी का प्रॉमिस भी मिल रहा है। अगर 2 साल में आपका प्रीलिम्स नहीं क्रैक होता है तो अनअकैडमी आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन अपनी तरफ से और देगा। तो और कितना ऑफर चाहिए आप लोगों को? बहुत बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस चल रहे हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, प्राइस हाइक होने वाला है, ठीक है। अगस्त 1 से प्राइस हाइक हो जाएगा और ये 21 जुलाई तक है ऑफर रहने वाला है। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें इससे पहले कि प्राइस हाइक हो जाए, ठीक है। प्राइस बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेटर रहेगा। और कोड यूज कीजिएगा मेरा
चौहान सर हिस्ट्री, ताकि आपको मिले डिस्काउंट और मुझे मिले आप लोगों का सपोर्ट, राइट। उसके अलावा अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो लोन ले सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोन का प्रोसीजर एक्सेस करें। और 20 बुक्स का सेट तो मैंने आपको बताया है, जिसकी अदरवाइज वर्थ 10,000 है। कॉम्बो ऑफर लेते हैं 1 साल या उससे ऊपर तो आपको साथ में मिलता है ये, राइट। 21 जुलाई से फिनिक्स रिवीजन बैचेस शुरू हो रहे हैं, 1 साल के बैचेस शुरू हो रहे हैं, 2 साल के बैचेस शुरू हो रहे हैं, और साथ ही में मेरी जो है वो ऑप्शनल की सीरीज भी शुरू हो रही है स्पेशल क्लासेस में। लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि मेरी किसी भी वीडियो में कोई भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, हर नई वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, पैथफाइंडर, राइज और वर्ल्ड अफेयर। अनलॉक करने के लिए कोड यूज कीजिएगा चौहान सर हिस्ट्री। और हर संडे स्कॉलरशिप टेस्ट तो होता ही है, आप लोग जानते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल। 4 करोड़ के पूल में से आपको स्कॉलरशिप मिलती है, राइट। फ्री लाइव टेस्ट होगा, आप एंड्रॉइड डिवाइस पर भी दे सकेंगे अपने। एनरोल करने के लिए कोड यूज कीजिएगा चौहान सर हिस्ट्री। सो लेट अस स्टार्ट टुडे सेशन। आज हमें पिट्स इंडिया एक्ट से आगे बढ़ाना है कहानी को। सो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया में हमने ये समझा, 2 फेजेस देखे हमने, ठीक है। पिछले टॉपिक में मैंने आपको समझाया था कि एक तो 1858 तक 1773 से, ठीक है, और दूसरा फिर 1858 से 19, खैर इंडिपेंडेंस तक रख लीजिए, ठीक है, 1947 तक रख लीजिए, राइट। सो इन 2 फेजेस में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इंडिया में होते हैं, जिसकी बेसिक एसेंस क्या होती है? 1773 से 1858 तक वो क्या करना चाहते हैं? वो धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से इंडियन जो पोजेशंस है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वहां पर जितना भी ट्रेड है, राइट, वहां पर जो भी उनका कंट्रोल है वो धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में आए। इसीलिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, ताकि सबसे पहले जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनकी पॉलिटिकल अथॉरिटी उनको बताई जाए कि पॉलिटिकल शक्तियां क्या हैं आपकी, आप केवल बैठकर नोट गिनने का काम ना हो, काम भी करें आप लोग, राइट। फिर मैंने आपको बताया कि किस तरह डेक्लेरेटरी एक्ट से पहली बार सेपरेट किया गया जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से, राइट। तो 1773 से 1858 तक का ये खेल है, और 1858 से 1947 तक फिर हम देखेंगे कि धीरे धीरे ब्रिटिशर्स जो है वो अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट को बढ़ाए या बनाए रखने के लिए एक्ट्स लेकर आए हैं, जबकि साथ में इंडियन नेशनलिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि भारतीयों की भलाई के लिए ज्यादा से ज्यादा कानून भी बनते रहे। सो इंडियन नेशनल मूवमेंट में ब्रिटिशर्स जो है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट को हर पॉसिबल तरीके से कमजोर करने के लिए एक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। बदले में इंडियन नेशनल मूवमेंट हर पॉसिबल तरीके से इन एक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि भारत में एक रिस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है वो स्टेब्लिश हो, ठीक है। तो खैर वो 1858 के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होंगे उनमें हम समझेंगे, लेकिन अभी हम समझ रहे हैं पार्ट 1 में हमने समझा था किसको? पार्ट 1 में हमने समझा था द रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1773, और वो क्यों लाया गया वो भी समझा था। आज हमें देखना है पिट्स इंडिया एक्ट को, राइट। सो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बाद चार्टर एक्ट 1793 का आना था, क्योंकि अंग्रेजों का पहले से ही काम चल रहा है कि 20 साल के अंदर कानून, मतलब कोई भी एक्ट लाया तो वो एज एन एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट किया, उसमें जो फ्लॉज हैं उसको फ्लॉज को दूर किया जाएगा, 20 साल के बाद रिवाइज किया जाएगा, रीइटरेट किया जाएगा, रिवाइज किया जाएगा, या चेंजेस लाए जाएंगे तो 20 साल के बाद, ठीक है। सो दैट मींस रेगुलेटिंग एक्ट अगर 1773 में आ रहा है, जिसका अदरवाइज नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट, ठीक है, या ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट ऑफ 1773, फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट ऑफ 1784 आया, देन चार्टर एक्ट आना था 1793 में, जो कि फिर हर 20 साल में नया चार्टर एक्ट आता, और जो भी डिजायरेबल चेंजेस 20 साल में लगा ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि आने चाहिए उनकी मतलब इंडियन डोमिनियंस पे, वो चेंजेस वो चार्टर एक्ट के माध्यम से लाने वाले थे, ठीक है। और अल्टीमेट उनका एम क्या था कि धीरे धीरे कंपनी की शक्ति खत्म करनी है, कंपनी के ट्रेडिंग राइट्स उनसे धीरे धीरे छीनने हैं, कंपनी की जो भी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है इंडिया में घटानी है, और बदले में पार्लियामेंट को अपना सिस्टम सेट करना है, या ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना सिस्टम सेट करना है इंडिया में, ठीक है। तो हम देखेंगे धीरे धीरे कैसे उन्होंने वो किया, राइट। सो रेगुलेटिंग एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट को सुधारने के लिए डेक्लेरेटरी एक्ट आया। अब फिर भी रेगुलेटिंग एक्ट की जो समस्याएं हैं वो अच्छी तरीके से नहीं सुलझी थी, इसीलिए विलियम पिट नाम के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट लेकर आए, या इसको फिर से कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट ऑफ 1784, जिससे रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश यहां पर की गई। तो आइए समझते हैं कि क्या कमियां थी और क्या कैसे दूर करने की कोशिश की गई।
लेकिन जो बेसिक फंडा है आप समझ रहे हैं ना, ब्रिटिशर्स के एक्शंस हम समझ रहे हैं, राइट। ब्रिटिशर्स की ये एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हैं, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक चेंजेस जो वो लेकर आए, उससे इंडिया में क्या सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंजेस आए, जिससे जिसका विरोध या जिसके प्रति रिएक्शंस जो है वो इंडियन पॉपुलेशन में रूलिंग क्लास ने क्या दिया, पीजेंट्स ने क्या दिया, ट्राइबल्स ने क्या दिया, इंडियन इंटेलिजेंशिया ने क्या दिया, जो कि धीरे धीरे इंडियन नेशनल मूवमेंट में डेवलप होता है एंड इट रिजल्टेड इनटू फ्रीडम विद पार्टीशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, राइट। दो राष्ट्र जो है वो एस्टेब्लिश होते हैं। तो ये एक्शन हम समझ रहे हैं। सो बैकग्राउंड आपके दिमाग में तैयार होना चाहिए। पिछले मॉडर्न के सेशंस फॉलो नहीं किए गए तो थॉरली उनको फॉलो जरूर करें। तो आइए समझते हैं पिट्स इंडिया एक्ट को। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट ऑफ 1784 was passed in British Parliament at a time when company was waging a losing war with Marathas। ठीक है, कंपनी मराठा से लड़ रही थी, रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया ताकि सेंट्रल अथॉरिटी बने, लेकिन बॉम्बे प्रेसिडेंसी बंगाल की बात अच्छे से सुन नहीं रही थी, इसलिए अब रेगुलेटरी एक्ट में बदलाव लाने की जरूरत थी। ऐसा ना हो कि मराठे जो है वो ओवर पावर कर ले ब्रिटिशर्स को और बंगाल से ब्रिटिशर्स को खदेड़ दें, या बॉम्बे वाले रीजन में या और जहां जहां पर ब्रिटिशर्स की पोजीशन है वहां पर ब्रिटिशर्स की जितनी भी मतलब जो पोजीशंस हैं वो खतरे में ना आ जाएं। इसलिए मराठों को सबड्यू करना बहुत जरूरी है, इंटरनल थ्रेट्स को निपटाना बहुत जरूरी है, कोस्टल लाइन को अपने कंट्रोल में लाना बहुत जरूरी है, ताकि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट या इंडियन पेनिनजुलर जो ट्रेड है, इंडियन ओशिया एज वेल एज ईस्ट एशिया से वेस्ट एशिया जो कनेक्ट कर रहा है इंडियन पेनिनजुला, वो इफेक्टिवली कर सकें, चाइना के साथ ट्रेड बरकरार रह सके, इंडिया में कॉलोनियल इंटरेस्ट पूरा हो सके ब्रिटिश पार्लियामेंट का। ठीक है, तो उसके लिए मराठों को हराना बहुत आवश्यक है। इट वॉज पास टू रिमूव द हर्डल्स इन द एग्जीक्यूशन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को सुधारने के लिए लाया गया। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट रियलाइज दैट इट वॉज अनेबल टू रेगुलेट पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ कंपनी थ्रू अ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मौजूद था, जो कि कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स थे ऊपर, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो कॉन्वेनेंट सिविल सर्विसेज को अपॉइंट करते थे, राइट, जहां से धीरे धीरे गवर्नर वगैरह बने। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इनमें है तो डीएनए ईस्ट इंडिया कंपनी का ही, तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ जो है वो साथ देने को तैयार नहीं है। तो यहां पर ऐसे में एक डुअल गवर्नमेंट लाई गई, इंट्रोड्यूस की गई डुअल गवर्नमेंट। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बिठाया गया, और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर जो हैं वो प्रिवी काउंसिल से उठाए गए, यानी कि ब्रिटिश क्राउन के जो पर्सनल जो उनकी काउंसिल है, राइट, यानी कि उनके सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है या उनका जो चांसलर ऑफ द एक्सचेकर है और जो कमिश्नर्स हैं, जो खास बंदे हैं, जो प्रिवी काउंसिल है जो कि हाउस ऑफ लॉर्ड से भी ऊपर है। ठीक है, वहां से 6 बंदे उठाकर बना दिया गया एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि अभी तक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर संभाल रहा था, अब साथ में बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी संभालने लगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इंटरेस्ट को देखकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहा है, अब ब्रिटिश क्राउन के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ऑफ कंट्रोल कर रहा है काम। तो दिस इज द डुअल, फिर से जो है वो एक डुअल गवर्नेंस आ गई यहां पर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके इंटरेस्ट को संभाल रहा है? ब्रिटिश पार्लियामेंट या क्राउन रख लीजिए, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब इन दोनों में भी क्या होगी? खींचतान होगी, राइट। तो धीरे धीरे देख रहे हैं आप, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए और कमजोर करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सेट किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट रिजल्टेड इन डुअल कंट्रोल और जॉइंट गवर्नमेंट इन इंडिया बाय क्राउन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विद द क्राउन हैविंग अल्टीमेट अथॉरिटी। लेकिन अल्टीमेट अथॉरिटी तभी मैंने बोला ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से ऊपर है। ठीक है, with this act east india company's political functions were differentiated from its commercial activities for the first time। अभी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियल एक्टिविटीज भी कर रही थी, और लेकिन उनके अदर एक्टिविटीज यानी कि पॉलिटिकल काम उन्हें करने, एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है, जुडिशरी संभालनी है, इसको पूरी तरह क्लियर नहीं किया गया था। जबकि एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी को सेपरेट करने का काम डिक्लेरेटरी एक्ट करता है,
लेकिन इट वाज द पिट्स इंडिया एक्ट जहां पर पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनीज के पॉलिटिकल फंक्शन को अलग किया गया। ठीक है, कि ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब पॉलिटिकल फंक्शन वर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम इट्स कमर्शियल एक्टिविटीज। यानी कि अगर वो मराठों पर अटैक कर रहे हैं तो वो पॉलिटिकल गेन के लिए नहीं करेंगे, वो केवल क्या बोलते हैं, कमर्शियल गेन्स के लिए नहीं करेंगे, पॉलिटिकल गेन्स भी जुड़े उसमें। लेट मी पुट इट दिस वे, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगर अब मराठों के साथ युद्ध लड़ती है, राइट, तो वहां तो युद्ध लड़ने में केवल और केवल इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं देखना है, पॉलिटिकल बेनिफिट भी देखना है। यानी कि अगर अब युद्ध लड़ना है तो बगैर इकोनॉमिक बेनिफिट के भी लड़ना है। समझ रहे हैं? पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी युद्ध लड़ रही थी तो इकोनॉमिक बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, या और भी मतलब क्या बोलते हैं, मैसूर या मराठों के साथ जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए चल रहा है। लेकिन अब इसके बाद बहुत सारी ऐसी बैटल्स हुई जिसमें इकोनॉमिक गेन कम और पॉलिटिकल गेन ज्यादा था। तो खैर आगे इस फंडे को समझेंगे, लेकिन अभी तक आपको केवल इतना पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि पॉलिटिकल फंक्शंस अलग किए गए, कमर्शियल एक्टिविटीज अलग की गई। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट में मेन प्रोविजन देखते हैं क्या क्या है। इट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल विच कंसिस्टेड ऑफ 6 पीपल। तो सबसे पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टेब्लिश हुआ जो कि ब्रिटिश क्राउन की एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट कर, या इस तरह कहा जाए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रिटिश क्राउन की तरफ से कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ना हो तो फिर एक्सचेकर ऑफ मतलब चांसलर ऑफ द एक्सचेकर, फिर वो भी ना हो तो और कोई भी हाई कमिश्नर जो होगा वो रहेगा द क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, राइट। दिस बोर्ड वॉज एम्पावर्ड टू कंट्रोल ऑल सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू मैटर इन इंडिया। तो अब देखिए बोर्ड ऑफ पहले कंट्रोल जो है वो यानी कि कॉवेनेंट सिविल सर्विसेज को अपॉइंट करने की जिम्मेदारी पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की थी। अब सिविल सर्विसेज को अपॉइंट करने की जिम्मेदारी को ओवरलुक कर सकता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी। यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल अब डिसाइड कर रहा है कि कौन कौन बंदे जाएंगे। तो पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो अपने बंदे अपॉइंट कर रहा था वहां पर, तो उनकी हेजिमनी थी, उनकी मोनोपोली थी कि कौन। सो दैट मीन्स अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को पैसे दिए जाते थे कि मुझे अपॉइंट करो सिविल सर्वेंट, और मैं जाकर जो है वो इंडिया में आपको भी पैसे कमा के दूंगा और खुद भी कमाऊंगा। लेकिन यही काम तो रोकना है ना, जो प्राइवेट ट्रेड है सर्वेंट्स का ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसको रोकना है। इसलिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में सिविल सर्विसेज आ गई। सिविल मिलिट्री ऑफिशियल्स को अपॉइंट करना, मिलिट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, राइट। अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल कह रहा है गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल जो है वो किसका है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा अपॉइंटेड है, क्योंकि कॉवेनेंट सिविल सर्विसेज 1853 तक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही अपॉइंट करते रहे। ठीक है, उसके बाद फिर एग्जामिनेशन के माध्यम से इंडिया में सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट किया गया, राइट। Thus, in the dual control, the company was to represented by court of directors and the crown was represented by board of control. ध्यान रखना है आपको, ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और ज्यादा शक्तिशाली कौन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, क्योंकि यही दिस इज द होल एसेंस, यही है ना कि धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना है, कमजोर करना है, और इनफैक्ट फिर बाद में जाके उनको हटाई देना है। इसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर बैठा दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। 6 मेंबर कहां से आएंगे, वो 6 मेंबर में से 3 तो एटलीस्ट प्रिवी काउंसिल से होंगे ही, बाकी के 3 जो हैं वो हाउस ऑफ कॉमन्स या हाउस ऑफ लॉर्ड से आ सकते हैं। लेकिन 3 मतलब जो भी होंगे वो हाई रैंक के पॉलिटिकल जो हैं वो मतलब मेंबर्स होंगे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट्री या प्रिवी काउंसिल, पार्लियामेंट्री सिस्टम या प्रिवी काउंसिल के, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द गवर्नर जनरल्स काउंसिल वाज रिड्यूस्ड। अब नेक्स्ट चीज, गवर्नर जनरल की काउंसिल में पहले 4 बंदे बिठाए थे। इसमें क्या होता था, उसमें ना दो दो का जो है वो मतलब एक स्टेलमेट क्रिएट हो जाता था, और फिर गवर्नर जनरल जो है वो आखिरी वोट डालकर अपनी तरफ से फैसले बनवा लेता था। ठीक है, तो ऐसा ना हो इसलिए 4 की जगह जो है वो 3 मेंबर कर दिए गए। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब अगर एक साइड मतलब अब मान लीजिए 3 तो मेंबर हैं काउंसिल में और 1 है गवर्नर जनरल। ठीक है, तो यहां पर या तो क्या होगा, या तो 2-1 होगा, है ना, 2-1 हो सकता है, मैक्सिमम केसेस में 2-1 ही होगा ना, या तो यूनानिमिटी होगी, यूनानिमिटी नहीं होगी तो 2-1 वाला केस बनेगा। जैसा भी है, गवर्नर जनरल
2-1 वाले केस में तो गवर्नर जनरल जब वोट करेगा तो फिर स्टेलमेट क्रिएट हो जाएगा, 2-2 हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली गवर्नर जनरल ऑटोक्रेसी ना क्रिएट कर दे, गवर्नर जनरल की शक्तियों को और कम किया गया, ठीक है। The Governor General's Council was reduced to 3 members, one of whom was to be Commander in Chief of King's Army in India. ठीक है, एक है, अब यहां पर पहली बार जो है वो कमांडर ऑफ चीफ इन किंग्स आर्मी, गवर्नर जनरल के हाथ में थी पहले, या गवर्नर के हाथ में होता था आर्मी का सारा मतलब चार्ज, ठीक है। आर्मी का जनरल जो है वो 1784 से पहले गवर्नर जनरल या उससे पहले गवर्नर हुआ करता था। अब गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक कमांडर इन चीफ की पोस्ट जो है वो अपॉइंट की गई, जो कि 1947 इनफैक्ट उससे कुछ समय बाद तक भी रही, ठीक है। द गवर्नर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, द गवर्नर जनरल वाज आल्सो गिवन द राइट ऑफ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ काउंसिल इज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, राइट। अब यहां पर गवर्नर जनरल को एक सॉर्ट ऑफ विटो प्रोवाइड किया, बट इट वाज नॉट एग्जैक्टली विटो, क्योंकि गवर्नर जनरल को कमजोर रखना जरूरी था। The governors of presidencies of Bombay and Madras were deprived of their independent powers, and Calcutta presidency was given overriding powers in matters of war, revenue and diplomacy. Now, ये तो पहले भी बात कही गई थी रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, लेकिन उसको रीइटरेट करते हुए और स्ट्रांगली पुट किया गया पिट्स इंडिया एक्ट में कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी ना ही रेवेन्यू में कुछ कर सकती है, ना ही वॉर में, ना ही डिप्लोमेसी में, फॉरेन अफेयर्स वगैरह कुछ नहीं। ये सब फोर्ट विलियम्स बताएगा, वैसा ही करना पड़ेगा आपको। लेकिन क्या बॉम्बे और मद्रास ने ये बात मानी? नहीं, समय समय पर वो नेग्लेक्ट करते रहे, ठीक है। इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए धीरे धीरे ये एक्ट्स लाए जा रहे थे, राइट। सेंट्रलाइजेशन अचानक से तो नहीं आएगा ना, मैंने आपको बोला ना कि स्नैप में कुछ नहीं होता, ठीक है। इंपल्स में कुछ भी नहीं होगा, ग्रेजुअल प्रोग्रेशन से होगा सब कुछ। ये बात ब्रिटिशर्स समझते थे और हमें यही चीज सीखनी है उनसे। एडमिनिस्ट्रेशन में जब उतरना है, एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, तो हमें ग्रेजुअल प्रोग्रेशन की तरफ बढ़ना है। इंपल्सिव फैसले जो हैं वो मतलब लॉन्ग लास्टिंग है, सब आप कह सकते हैं कि इंपल्सिव लिए हुए फैसले जो हैं वो क्या नहीं होते, वो सस्टेनेबल नहीं होंगे, ठीक है। मतलब इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप मान सकते हैं, इस थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं। All civil and military officers of East India Company were ordered to provide the court of directors full inventory of their property in India, and severe punishment was provisions for corrupt officials. यही सेम बात रेगुलेटिंग एक्ट में भी कही गई थी, लेकिन इसको ठोस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। यही सेम बात फिर से कही गई कि जितने भी ऑफिशियल्स हैं उन सबको अपनी जो है वो जितनी भी कमाई है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, उस सबका ब्यौरा देना पड़ेगा लिखित, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब असेसमेंट देखते हैं, ठीक है। असेसमेंट करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट का। दिस एक्ट रिमूव्ड मेनी फॉल्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। क्या क्या? सबसे पहला तो गवर्नर जनरल की काउंसिल वाज नाउ अंडर इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। सबसे पहले तो गवर्नर जनरल की काउंसिल और इनफैक्ट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल अब कंट्रोल कर रहा है। सो ब्रिटिश पार्लियामेंट की पकड़ जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट करना चाह रहा था लेकिन कर नहीं पाया, ठीक है। It ended an inappropriate division of authority in India by making Governor General supreme over the subordinate governments of Bombay and Madras. Next चीज, सेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा दिया है इसने, ठीक है। बॉम्बे और मद्रास को पूरी तरह बंगाल के कंट्रोल में लेकर आया कौन? पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। कैसे लेकर आया? क्लियर कर दिया कि ना ही वो वॉर कर सकते हैं, ना ही रेवेन्यू में कुछ लेना देना है उनका, और ना ही वो डिप्लोमेसी कर सकते हैं किसी भी तरह की। रेवेन्यू में लेना देना मतलब क्या? यानी कि टैक्स कैसे लगाना है, कितना लगाना है, ये सब फोर्ट विलियम्स तय करेगा, ठीक है। हर तरीके का टैक्स, चाहे वो मतलब ट्रेडिंग का टैक्स हो, कृषि का यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का टैक्स हो, हर तरीके का रेवेन्यू वाला, रेवेन्यू से रिलेटेड जितना भी काम है वो कहाँ से आएगा, हो मतलब कहाँ से आएंगे ऑर्डर्स? फोर्ट विलियम से। फोर्ट विलियम्स को कहाँ से आएंगे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल से आएंगे, ठीक है। By reducing Governor General's Council's number to 3, it removed one of the shortcomings of Regulating Act, as now Governor General found easier to get a majority in any decision, and in case of a tie, he had the final say. अब देखिए, अब जब 2-2 वाली सिचुएशन बनेगी, क्योंकि यहां पर कैसे बनेगी अब 2-2 वाली सिचुएशन? 3 तो काउंसिलमैन है और 1 गवर्नर जनरल है। अब मान लीजिए 2 एक मत रखते हैं, गवर्नर जनरल और एक काउंसिलमैन एक मत रखता है, टाई हो गया। ऐसे केस में गवर्नर जनरल का पॉइंट जो है वो रखा जाएगा, ठीक है। तो विटो नहीं है अभी भी, लेकिन इन केस ऑफ टाई जो है वो गवर्नर जनरल की बात मानी जाएगी। लेकिन गवर्नर जनरल के ऊपर कौन बैठा है? गवर्नर जनरल के ऊपर बैठा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टेब्लिश होने से पहले गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पोस्ट, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट आने से पहले से है।
यानी वो ईस्ट इंडिया कंपनी का मुलाजिम है, समझ रहे हैं, तो उसकी लॉयल्टीज कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ ज्यादा है। तो हम जैसे ही देखेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टेब्लिश होता है, राइट, तो वॉरेन हेस्टिंग्स हिचकिचाता है काम करने में, अच्छे से काम नहीं कर पाता है, और तुरंत 1786 में वॉरेन हेस्टिंग्स को हटाकर अपॉइंट कर दिया जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हिस्ट्री में फैक्ट्स कैसे याद रखें, कैसे रटें। क्या आपको फैक्ट्स रटने की जरूरत पड़ रही है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे फैक्ट्स रटने चाहिए, या आपको कहानी समझ आ रही है, पूरी खेल पूरा समझ आ रहा है, राइट? यही ब्यूटी है कॉन्सेप्ट की, यही ब्यूटी है मेरे पढ़ाने की इस पूरी फिलॉसफी की। और अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल प्रिपेयर करना चाहते हैं, या अगर आप अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया है कि ऑप्शनल क्या है, तो मेरी हिस्ट्री ऑप्शनल की सीरीज शुरू होने जा रही है। और अगर आप बाद में देखेंगे इस वीडियो को तो तब तक तो शुरू हो भी चुकी होगी। स्पेशल क्लासेस में वो सेशंस ले रहा हूं, और आपको लिंक कहां से मिलेंगे? मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान सर हिस्ट्री से। ठीक है, नाउ द एक्ट वाज डीम्ड टू बी अ फेलियर। अब ये एक्ट फेलियर है, कैसे? This was because very soon it became apparent that the boundaries between government control and companies power were nebulous and highly subjective. अब ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाला जो ये फंडा आया है ना, ठीक है, ये सुनने में थ्योरी में बढ़िया लग रहा था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के ऊपर बैठेगा, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो गवर्नर जनरल को भी कंट्रोल करेगा, और जो 3 बंदे बैठेंगे आगे काउंसिल में, तो मतलब समझ रहे हैं, एक सेंट्रलाइज सिस्टम जो है वो अच्छे से एस्टेब्लिश होगा। ये सब जो है वो नहीं हो सका। ठीक है, अभी भी कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल, या मतलब गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल, या फर्दर बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे और कैलकाटा प्रेसिडेंसी को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं वो अभी भी प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं, वो अभी भी रिश्वतें ले रहे हैं। ठीक है, और एक इफेक्टिव सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एस्टेब्लिश नहीं कर पाया। कौन? पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, The act was naive one. It divided the responsibility between Board of Control and Court of Directors and the Governor General in Council. But again, no boundaries could be fixed as the matter was subjective and not objective. अब देखिए, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में जिम्मेदारियां बांटी गई, लेकिन ऑब्जेक्टिवली नहीं बांटी, यानी क्लियरली नहीं कहा गया कि आप लोग क्या करेंगे और आप लोग क्या करेंगे। ठीक है, यानी कि जैसे पहले मतलब डेक्लरेटरी एक्ट ने क्या किया था, वहां पर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग कर दिया था ना, यहां पर ऐसा क्लियर डिमार्केशन नहीं हुआ बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की अथॉरिटी में। ठीक है, सो यहां पर यानी कि खिचड़ी सी पक गई, क्लियरली नहीं बताया कि दोनों के फंक्शंस क्या हैं, तो ओवरराइड कर रहे हैं एक दूसरे को बैठ के वो। अब इस बहस में समय बीतता जा रहा है, और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है वो एस्टेब्लिश नहीं हो पा रही है। The British government felt obliged to respond to humanitarian calls for better treatment of local people in British occupied territories. The Board of Control was alleged of nepotism. Second चीज फेलियर क्या है कि भारतीयों का जो बुरा हाल हो रहा है, इसी बीच अंग्रेज जो है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं बना पा रहे हैं, और बंगाल, मद्रास, जहां जहां पर उनकी टेरिटरी है वहां पर इंडियंस की जो बुरी हालत है भूखमरी से, उसका कुछ इलाज नहीं कर पा रहे अंग्रेज, नहीं करना चाह भी रहे हैं और नहीं कर भी रहे हैं। बदले में बोर्ड ऑफ कंट्रोल में नेपोटिज्म है, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो, अब जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या कर रहे हैं, जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स है वो हर साल, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर एनुअली जो है वो कोर्ट ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, जो इससे पहले का जो कोर्ट है, राइट, जो कि अपॉइंट कर रहा है गवर्नर जनरल वगैरह को, राइट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यस, आई लॉस्ट द वर्ड देयर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जो अपॉइंट कर रहे हैं, एनुअली अपॉइंट कर रहे हैं। खैर रेगुलेटिंग एक्ट ने 4 साल की अवधि रख दी कि 4 साल बाद अपॉइंट करेंगे, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल इलेक्टेड नहीं है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्रिवी काउंसिल या हाउस ऑफ लॉर्ड से आ रहे हैं, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स एज द नेम सजेस्ट, लॉर्डशिप जो है वो हेरिडिटरी थी। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ऊपर लगा कि तुम नेपोटिस्टिक हो, मतलब तुम रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो नेपोटिस्ट है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या अन्य एम्प्लॉयज ने इल्जाम लगाया कि हम लोग जो हैं वो पैसा वैसा लगाकर लड़ झगड़ कर पूछ रहे हैं, और आप फैमिली की वजह से पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एक्ट ऑफ 1786। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। वॉरेन हेस्टिंग्स को अच्छे से काम नहीं करने दिया उन्होंने। ठीक है, या वॉरेन हेस्टिंग्स के आइडिया से वो अलग काम कर रहा था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स को हटाकर कॉर्नवालिस को अपॉइंट किया गया। द एक्ट ऑफ 1876 was enacted to give Cornwallis the power
ऑफ वर्किंग एज बोथ गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ। सो कॉर्नवालिस को अपॉइंट किया गया। कॉर्नवालिस को केवल गवर्नर जनरल नहीं बनाया गया। देखिए, गवर्नर जनरल के हाथ से आर्मी की शक्तियां छीनकर या कमांडर इन चीफ की शक्तियां छीनकर कमांडर इन चीफ अलग से अपॉइंट किया गया, क्योंकि तब था वॉरेन हेस्टिंग्स। लेकिन फिर अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने अपना बंदा बिठाया, कॉर्नवालिस, ठीक है। और कॉर्नवालिस जब उनका ही बंदा था तो उसके हाथ में कमांडर इन चीफ की जिम्मेदारी भी दे दी उन्होंने। समझे आप लोग फंडा? द गवर्नर जनरल गॉट पावर टू ओवरराइड द मेजोरिटी ऑफ काउंसिल इन स्पेशल केसेस रिलेटिंग टू पीस, डिफेंस एंड और वेलबींग ऑफ इंडियन पीपल, राइट। सो अब गवर्नर जनरल जो है वो कॉर्नवालिस किसका है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने अपना बंदा बिठाया है, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट की, ये मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट का हिमायती है ये, राइट। सो दैट मीन्स अब जो काउंसिल है अगर वो अगेंस्ट भी जा रही है इसके, तो इसको शक्ति दी गई कि कॉर्नवालिस उनके पॉइंट्स को ओवरराइड कर सके। तो यहां पर अब कॉर्नवालिस को धीरे धीरे वीटो जैसी शक्ति जो है वो मिलनी शुरू हो गई। अब पहले गवर्नर जनरल को कमजोर किया गया क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी का था, लेकिन अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने अपना गवर्नर जनरल बिठाया, तो अब गवर्नर जनरल को वो स्ट्रांग कर रहे हैं, काउंसिल को कमजोर कर रहे हैं, ठीक है। All civil and military officers of the East India Company were ordered to provide the court of director full information about their property in India and in Britain within 2 months of joining their post. अब जो भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे सिविल सर्वेंट्स को, कॉन्वेनेंट सिविल सर्वेंट्स को इंडिया में, राइट, उनको 2 महीने के अंदर अंदर अपनी सारी प्रॉपर्टी को ब्यौरा देना पड़ेगा, राइट। सिवियर पनिशमेंट्स वर प्रोविजन फॉर द करप्ट ऑफिशियल्स। करप्ट ऑफिशियल्स के खिलाफ जो है वो कॉर्नवालिस को भेजा ही इसीलिए गया था कि जो ब्रिटिश एम्प्लॉयज नहीं कंट्रोल में आ रहे हैं जो 1773 से, उन सबको कंट्रोल में लेकर आया जाए, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी बनाई जाए, ठीक है। इससे सैलरीज बढ़ाने का काम किया कॉर्नवालिस ने, ठीक है, वो मैंने आपको पिछले टॉपिक में समझा दिया था। कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप बाय पिट्स इंडिया एक्ट डिड नॉट अंडरगो एनी मेजर चेंज अंटिल द एंड ऑफ कंपनीज रूल इन 1858। सो पिट्स इंडिया एक्ट के बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो 1858 तक चेंज नहीं हुए, खासतौर पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप जो क्रिएट किया गया, राइट। नेक्स्ट आएगा चार्टर एक्ट ऑफ 1793। द एक्ट मेड ओनली मिनिमल चेंजेस टू द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। अब देखिए, आप कहेंगे कि कॉर्नवालिस ने जो पॉइंट लेकर आया वो क्यों नहीं आपने इंक्लूड करे? बिकॉज दैट वाज नॉट इंक्लूड इन द एक्ट ऑफ 1786। वो कॉर्नवालिस का कोड है। तो गवर्नर जनरल वाला टॉपिक कराऊंगा तो कॉर्नवालिस कोड वहां पर कराऊंगा आपको, ठीक है, उधर समझाऊंगा कि कॉर्नवालिस ने अपनी तरफ से क्या क्या एफर्ट लिया है, राइट। नाउ चार्टर एक्ट 1793 क्या कहता है? The act made only minimal changes to the system of government in India. The company's trade monopoly was continued for the next 20 years, right? कंपनी की ट्रेड मोनोपोली बढ़ा दी गई। अचानक से कंपनी के हाथ से ट्रेड नहीं छीना, क्योंकि धीरे धीरे कंपनी के हाथ से ट्रेड निकलवाना है ना, मतलब ट्रेड गिल्ड धीरे धीरे, मतलब अपने बंदे अपॉइंट करने हैं, राइट। ट्रेड के सारे लेजर वगैरह सब कुछ जो है ब्रिटिश सरकार को अपने हाथ में लाने हैं, जो भी सप्लायर है, जो भी मार्केट है, वो सब ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो अपने हाथ में लाना चाहती है धीरे धीरे, राइट। तो अभी तक 20 साल के लिए बढ़ा दी मोनोपोली कि चलो तुम ही करो ट्रेड, कोई बात नहीं। सैलरीज ऑफ द स्टाफ एंड पेड मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वर नाउ चार्ज्ड टू द कंपनी। अब पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट सैलरी दे रही थी, अब ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको कहा गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सैलरी भी आपको देनी है, ठीक है, जो कि बाद में ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में बोला भी गया। 1858 के बाद तो वैसे माहौल चेंज हो गया था, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चेंज हो गया था, लेकिन एसेंस तो वही है ना उसकी, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो कंप्लेंट है मतलब नौरोजी साहब की, या उसके अलावा आरसी दत्त साहब ने भी यही सेम बात कही कि भारत की जो कमाई है वो ब्रिटेन क्यों भेजी जा रही है, राइट। आप अपने लोगों की सैलरी खुद निकालें अपने एक्सचेकर से, इंडिया के लिए जो एक्सचेकर है वहां से आप क्यों सैलरी दे रहे हैं, राइट। शुरुआत कहां से हुई? चार्टर एक्ट ऑफ 1793 से। द गवर्नर जनरल वाज ग्रांटेड एक्सटेंसिव पावर ओवर द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज। गवर्नर जनरल की शक्ति को और बढ़ाया गया, क्यों? क्योंकि अब तो गवर्नर जनरल बोर्ड ऑफ कंट्रोल का है। गवर्नर जनरल्स पावर ऑफ ओवर रूलिंग हिज काउंसिल वाज अफर्म्ड एंड एक्सटेंडेड ओवर गवर्नर्स ऑफ सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज। गवर्नर जनरल की जो वीटो की जो शक्ति गवर्नर जनरल को दी गई, अब वो अपनी काउंसिल पे भी वीटो चला सकता है, एज वेल एज अब वो प्रेसिडेंशियल या प्रोविंशियल गवर्नर्स पर भी वीटो चला सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिएगा।
The East India Company was empowered to grant license to both individuals and company employees to trade in India, known as privilege or country trade, which paved the way for shipments of opium to China. अब देखिए, कंपनी एम्प्लॉयज, इंडिविजुअल्स एंड कंपनी एम्प्लॉय, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले ट्रेड कर रही थी, अब धीरे धीरे उनकी मोनोपोली तोड़ने का काम चल रहा है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला गया कि आप इंडिविजुअल्स को भी, यानी यूरोपियन भी हो सकता है और इंडियन भी हो सकता है, उसको भी ट्रेडिंग राइट देंगे। ठीक है, तो यहां से अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड की मोनोपोली धीरे धीरे टूटनी शुरू होती है जब कंट्री ट्रेड शुरू होता है रेगुलेटिंग एक्ट 1793 से। और 1813 में तो हम देखेंगे 1813 वाले चार्टर एक्ट में कितना जो है वो ट्रेडिंग राइट उनके हाथ से ले लिया जाएगा। ठीक है, द कंपनी आफ्टर पेइंग द नेसेसरी एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, सैलरीज एटसेट्रा, कंपनी ये सब पहले नहीं कर रही थी 1770 से पहले, अब उनको पुराना लोन भी उतारना है, लोन का इंटरेस्ट भी देना है, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है और जो कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स है उनका सालाना डिविडेंड 6% कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा, उनका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में 6% कर दिया गया था, उनका घटा दिया गया था कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स या जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है उनका डिविडेंड, या जो शेयर होल्डर्स है, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर क्या है, शेयर होल्डर्स जो हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनका डिविडेंड घटा दिया गया था। बाद में धीरे धीरे बढ़ाया गया, बताएंगे कब बढ़ाया। फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू, ये सब इंडियन रेवेन्यू से ही हो रहा है, एंड वॉज टू पे ₹5 लाख ब्रिटिश पाउंड एनुअली आउट ऑफ सरप्लस रेवेन्यू टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जो पहले तो दे ही रहे थे वो 400,000 तो देना ही है, पुराना उधार भी चुकाना है, डिविडेंड्स भी निकालनी है, सैलरीज भी निकालनी है सबकी, एडिशनल 5 लाख रुपए और देना है। ठीक है, एनुअली। दिस एक्ट रिकॉग्नाइज्ड द कोर्ट्स एंड रीडिफाइंड देयर जुरिडिक्शंस। अब ये कोर्ट्स कैसे बने कैसे नहीं बने ये मैं आपको जब गवर्नर जनरल्स वाला पॉइंट कराऊंगा तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन वाज डाइवोर्स्ड फ्रॉम जुडिशरी फंक्शंस एंड दिस लेड टू डिसअपियरेंस ऑफ माल अदालत। रेवेन्यू कोर्ट जो एस्टेब्लिश थी, मैंने आपको समझाया था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, जो मतलब हर लेवल की, मैंने आपको बताया था ना कि जो प्रेसिडेंसी लेवल है वहां पर सुप्रीम कोर्ट है या उसके नीचे दीवानी अदालत है, राइट। तो जो माल अदालत है, जो रेवेन्यू कोर्ट्स है, उनको हटा दिया गया। ठीक है, उसकी जगह पर जुडिशरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको जुडिशरी से अलग किया गया, यानी कि अब जो भी सिविल सर्वेंट है वो केवल एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेगा, जज का, मैजिस्ट्रेट की तरह काम जो है वो नहीं करेगा। ठीक है, तो खैर इसे जब मैं आपको गवर्नर जनरल वाला पॉइंट कराऊंगा वहां पर हम फर्दर डिस्कस करेंगे इन पॉइंट्स को। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में क्या क्या पॉइंट है। ड्यू टू नेपोलियन बोनापार्ट्स कॉन्टिनेंटल सिस्टम इन यूरोप। अब नेपोलियन बोनापार्ट 19वीं सेंचुरी, पहले डेकेड, पूरा फ्रांस में उतापत मचाई हुई उसने। ठीक है, पर्शिया को उसने हराया, ऑस्ट्रिया को, हंगरी को, इटली को अपने कंट्रोल में ले रहा है, फ्रांस इबेरियन पेनिनसुला में अपना कंट्रोल बढ़ा रहा है, वो स्पेन वगैरह। तो ब्रिटेन को दिख रहा है कि ये तो निगल जाएगा हमें। ठीक है, हमारे, और धीरे धीरे वो अपनी प्रेजेंस जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में बढ़ा रहा है, तो इंडियन कॉलोनी जो है वो ब्रिटेन को खतरे में आती हुई नजर आ रही है। जबकि और नेपोलियन ने क्या कह दिया कि भारत से कोई भी ब्रिटिश गुड्स को कोई भी यूरोप में ट्रेड नहीं करेगा, जितने अपने अलाइज हैं उनको कह दिया। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आपको ट्रेड नहीं करना है। तो हो क्या रहा है, इससे ब्रिटिश ट्रेड को घाटा पहुंच रहा है। तो ऐसे में क्या किया उन्होंने, देखिएगा, विच प्रोहिबिटेड द इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इनटू टेरिटरीज ऑफ फ्रेंच अलाइज इन यूरोप एंड द स्पिरिट ऑफ लेजे फेयर। अब लेजे फेयर क्या बोलता है कि गवर्नमेंट जो है वो ट्रेड को कंट्रोल ना करे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड को कंट्रोल करने का काम ही तो कर रही है ब्रिटिश पार्लियामेंट, वही तो करना चाह रही है वो। लेकिन यूरोप में फ्री ट्रेड की बात हो रही है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल के बगैर हो फ्री ट्रेड, कैपिटलिस्ट मार्केट बने, ओपन मार्केट बने। ठीक है, द ब्रिटिश ट्रेडर्स, अब ब्रिटिश ट्रेडर्स भी कहने लगे कि यार ईस्ट इंडिया कंपनी अकेली ही क्यों ट्रेड करे, भले ही ब्रिटिश क्राउन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है लेकिन मोनोपोली तो ईस्ट इंडिया कंपनी की ही है ना। तो ब्रिटिश क्राउन जो है वो कंट्रोल कर ले, लेकिन अकेली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों ट्रेड करे, बाकियों को भी ट्रेड करने का मौका दो, यही कह रहा है लेजे फेयर, राइट। एंड मर्चेंट्स डिमांडेड फॉर अ शेयर इन ब्रिटिश ट्रेड इन एशिया एंड एन एंड ऑफ द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, क्योंकि अगर केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी तो नेपोलियन के लिए या नेपोलियन के अलाइज के लिए उस सामान को खरीदना आसान हो जाएगा, क्योंकि वो उनको पहचानना आसान हो जाएगा ना, ईस्ट इंडिया का ठप्पा लगा है सब में, तो वो नहीं खरीदेंगे उसे, सिंपल सी बात। लेकिन अगर बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रेड करेंगे तो किस किस को रोकेंगे नेपोलियन और उसके अलाइज, राइट। पहली चीज। दूसरी चीज,
ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले ही क्यों ट्रेड करे, ठीक है, अगर ब्रिटिश क्राउन को टैक्स ही खाना है, ट्रेड पे टैक्स, तो सबके लिए ओपन कर दे मार्केट, या अन्य ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए मार्केट ओपन कर दे, हम आपको जो है वो पैसा दे देंगे। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पैसा पहुंचने लगा, बात पहुंचने लगी कि भैया हमें भी ट्रेड करने दो, राइट। तो अब साउथ ईस्ट एशिया का ट्रेड जो है वो ओपन होने जा रहा था, ये ब्रिटिश क्राउन ही कर रहा था, ठीक है। ब्रिटिश क्राउन जो है वो, समझ रहे हैं, देख रहे हैं आप, मोनोपोली तोड़ दी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, और जिन जिन को ट्रेडिंग राइट दिया उसको कंट्रोल जो है वो कौन कर सकते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकता है ना, कि किस किस को ट्रेडिंग राइट मिले, ठीक है। Further, radical egalitarian views also push the government to take some initiatives with regard to education of Indians. अब धीरे धीरे भारतीयों को एजुकेट करना उनके लिए इंपॉर्टेंस बन गई, क्योंकि इंडिया में ट्रेड करना है, तो सभी जो है वो इंडिया में अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेटअप करना है, ट्रेड करना है, तो आप सभी ऑफिसर्स को यूरोप से तो लेकर नहीं आएंगे, ठीक है। तो क्लरिकल लेवल के लिए जो ऑड जॉब्स हैं उन सब के लिए भारतीयों को ट्रेन करना शुरू करें। प्लस अंग्रेजों ने जो बर्डन, व्हाइट बर्डन वाली जो पूरी थ्योरी चलानी शुरू कर रखी है, प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर रखा था कि जितनी भी ये अनसिविलाइज्ड लोग हैं इनको सिविलाइजेशन प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी व्हाइट्स के ऊपर है, एशियाटिक लोगों को सिविलाइज करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, तो उसके तहत उनको एजुकेट करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। जबकि हो क्या रहा था एक्चुअली में, वो सस्ते मजदूर क्रिएट कर रहे थे, ठीक है, और मतलब डिफरेंसेस क्रिएट कर रहे थे नेटिव्स के बीच में, लॉयलिस्ट वर्ग क्रिएट कर रहे थे वो, राइट। क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजा गया, कंसीडर्ड इट एज देयर ड्यूटी टू कन्वर्ट सेवेजेस टू सिविलाइज देम। सेवेजेस को सिविलाइजेशन, गॉड देना उनको, वो जो सिन कर रहे हैं उनके सिन को दूर करना, उनको गॉड देना, उनको साल्वेशन प्रोवाइड करना, ये क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज जो हैं वो शुरू हुई हैं, ठीक है। मेन प्रोविजन देखिए क्या क्या है यहाँ पर। It ended the monopoly of East India Company in India. However, the company's monopoly in trade with China in trade in tea with India was kept intact. ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाकी सभी चीजों की मोनोपोली जो है वो तोड़ दी गई, यानी कि अब मार्केट जो है वो ओपन कर दिया गया अन्य यूरोपियन या ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए। लेकिन ऑब्वियसली उनको ट्रेडिंग राइट तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही देगा, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाइना के साथ ट्रेड केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और चाय का ट्रेड केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। इन दो मैटर पर मोनोपोली जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बनी रही, बाकी सभी, चाहे वो कॉटन हो चाहे कुछ भी हो, राइट, वो कौन करेगा, वो ओपन हो गया मार्केट। अब लेकिन ध्यान रखिएगा यहीं साथ में क्या हो रहा है, साथ में ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा 1813 के बाद, 1820s वाले डेकेड में, राइट। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा तो कच्चे माल की डिमांड बढ़ेगी, तो उसके साथ मैंने कनेक्ट करा इस कहानी को। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज में मैंने समझाया था, उसके साथ जो है वो जोड़ दीजिएगा इन दोनों पॉइंट्स को, बहुत बेहतरीन जो है वो तरीके से तैयार हो जाएगा आपका टॉपिक, राइट। There was also a provision that company should invest 1 lakh every year for the education of Indians. सस्ते मजदूर बाबू तैयार करना है, क्लरिकल वर्क तैयार करना है, तो 1 लाख रुपीज जो है वो इन्वेस्ट करेगी हर साल, कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट। It also granted permission to the persons who wished to go to India for promoting moral and religious improvements. क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया इंडिया में आना। और यानी कि ओरिएंटलिस्ट जो हैं वो हार गए, जो यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स, उसके सपोर्ट विलियम जोन्स वगैरह, वो सब ओरिएंटलिस्ट जो थे वो एवेलेंजिस से हार गए, और अब एवेलेंजिस ने जो है वो इंडिया में आकर एक्लेसियास्टिकल एक्टिविटीज को बढ़ाया, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करना शुरू किया, जो कि फाइनली हमें मैकॉले माइन्यूट के रूप में 1835 में देखने को मिलेगा भी, ठीक है। और फिर सिविल सर्विसेज का टेस्ट वगैरह वो सारी चीजें होंगी, ठीक है। This act regulated the company's territorial revenues and commercial profits. It was asked to keep its territory and commercial accounts separate. ठीक है, सो अब यहां पर क्या कहा गया, टेरिटोरियल और रेवेन्यू के जो अकाउंट्स हैं उनको अलग करेगा, कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है, नेग्लेक्ट मत कीजिएगा इसे। द कंपनी डेप्ट वाज टू बी रिड्यूस्ड, कंपनी का जो उधार चल रहा है वो थोड़ा कम कर दिया गया, ठीक है। और डिविडेंड जो है वो 6% से बढ़ाकर 10.5% कर दिया गया per annum. The act was empowered the local governments to impose taxes on the person subject to jurisdiction of Supreme Court. अब टैक्स लगाने की सोल अथॉरिटी जो ब्रिटिश मतलब जो किसको दी गई थी, गवर्नर जनरल या फोर्ट विलियम्स को दी गई थी, अब प्रोविंसेस को भी दी गई कि आप अपनी कैपेसिटी में टैक्स जो है वो लगाइए, कोई बात नहीं, ठीक है। देख रहे हैं आप, पहले सेंट्रलाइज किया और अब डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अब उनके कंट्रोल में आ गया है। पहले सेंट्रलाइज करना क्यों जरूरी था, क्योंकि बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज था, राइट। अब बहुत ज्यादा भी सेंट्रलाइज्ड ना हो
ताकि काम, मतलब समझ रहे हैं, अब बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज कर देंगे, बॉम्बे और मद्रास अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाएंगे तो वो आपको काम नहीं करने देंगे, तो थोड़ी तो उनको भी शक्तियाँ देनी ही पड़ेंगी। तो यहाँ पर शक्तियाँ बांटी गई किसको, लोकल गवर्नमेंट्स को, कि आप टैक्स जो है वो लगाइए, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली गवर्नर जनरल तो बैठा ही है ऊपर, वही डिसाइड करेगा क्या सही है क्या गलत है, यानी उनकी नज़र में रहते रहते आप टैक्स लेवाई कीजिए। अब इम्पैक्ट देखते हैं क्या है इस एक्ट का। Though company started taking some initiatives for socio-economic betterment like initiatives in education, but nothing substantial was changed in terms of governance in India। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सप्लॉयटेटिव थी और रही, इनफैक्ट बढ़ा। मैंने आपको बताया ना 1757 से 1813 तक का पीरियड क्या था, मर्केंटाइल फेज। 1813 से 1858 तक का पीरियड क्या है, यहां पर फ्री ट्रेड का फेज है। दोनों में ही एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, भर भर के हुआ। तो मैंने आपको अच्छे से समझाया है ये दोनों फेजेस, राइट। तो कोई ऐसा बड़ा चेंज नहीं है। एजुकेशन में इन्वेस्ट करके जो है वो उन्होंने बाबू लोग ही तैयार किए, जो कि अंग्रेजों के ही लॉयलिस्ट बने। इस वजह से एक अंग्रेजों का ही जो है वो, मतलब एक मिडिल क्लास ही डेवलप हुआ जो अंग्रेजों के लॉयलिस्ट बना। लेकिन वहां से धीरे धीरे सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस और फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट डेवलप होता हुआ हमने देखा भी है, ठीक है। लेकिन फॉर दैट टाइम कोई खास बड़ा, मतलब भारतीयों के लिए कुछ बड़ा फायदा जो है वो नहीं हुआ था। मतलब अंग्रेज जो है वो ये सब कानून लेकर आते थे, बोलते थे कि सिविलाइजेशन ले आए, हम आपको अच्छा कानून दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, राइट, ठीक है। लेकिन कुछ फायदा जो है वो गवर्नेंस का भारतीयों को नहीं पहुंच रहा था। पीजेंट्री तो भूखा मर रही थी, ट्राइबल भूखे मर रहे थे, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सप्लिसिटली डिफाइंड द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। अब चार्टर एक्ट 1813 ब्रिटिश टेरिटरीज जो है इंडिया में, ठीक है, क्योंकि अभी तक उन्होंने मराठा कई टेरिटरी अपने कंट्रोल में ले ली है, ठीक है, मैसूर को अपने कंट्रोल में ले लिया, और भी छोटे बड़े बहुत सारे राज्य जो है वो धीरे धीरे अपने कंट्रोल में ले रहे हैं, राइट। 1809 में उन्होंने पंजाब के साथ ट्रीटी करके जो है वो, मतलब सिखों के साथ ट्रीटी करके उन्होंने सतलज से नीचे वाला एरिया अपने कंट्रोल में ले लिया। तो ये जो बहुत सारी ब्रिटिश टेरिटरीज उनके हाथ में आई है, इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन किया कि यहां पर रीजेंट बैठेगा, कमिश्नर बैठेगा, राइट, मैजिस्ट्रेट बैठेगा, और उसकी ड्यूटीज जो है वो क्या रहेंगी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है वो ब्रिटिश टेरिटरी में डिफाइन करी किसने, चार्टर एक्ट 1813 ने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। द एक्ट ऑल्सो एम्पावर्ड द लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन्स एंड टू पनिश दोज हु डिड नॉट पे देम। सो लोकल लेवल पर, ठीक है, गांव लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टैक्स जो है वो लेवाई करने की अथॉरिटी दी गई। तो थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज किया गया इस मामले में, राइट। बट दीज स्टेप्स वर सपोज टू सर्व ओनली द इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो मैंने आपको बोला ना इकोनॉमिक फेज, क्या इकोनॉमिक फेज था, फ्री ट्रेड का इकोनॉमिक फेज है। यानी भारत से कच्चा माल बड़े से, मतलब भारत में जो कच्चा माल प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसको भारतीयों से छीनना है टैक्स के नाम पर। इसीलिए लोकल लेवल पर टैक्स लगाने की जिम्मेदारी दी गई। यहां पर हमें महालवाड़ी सिस्टम आता हुआ नजर आएगा, ठीक है, मालगुजारी सिस्टम 1813 के बाद, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट को धीरे धीरे जो है वो कमजोर, मतलब परमानेंट सेटलमेंट को रिवाइज करने की कोशिश की जाएगी, या उसमें कुछ चेंजेस लाने की कोशिश की जाएगी, राइट। मद्रास में, बॉम्बे में, पंजाब वाले रीजन में लोकल लेवल पर टैक्स लगाया गया, ताकि लोगों से ज्यादा टैक्स के नाम पर कच्चा माल इकट्ठा किया जा सके और वो इंग्लैंड भेजा जा सके, मिलों में प्रोसेस हो और फिर भारतीयों को लाकर बेचा जाए। तो ये मैंने आपको समझाया है फ्री ट्रेड के फेस में क्या किया अंग्रेजों ने, ठीक है। यहां पर भी आकर हमारा ये टॉपिक हो जाता है खत्म। इस टॉपिक की पीडीएफ आपको कहां से मिलेगी, मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान सर हिस्ट्री। 10% का डिस्काउंट चाहते हैं तो डेफिनेटली मेरा कोड यूज कीजिएगा, चौहान सर हिस्ट्री। जीएस प्लस ऑप्शनल कॉम्बो ऑफर, जीएस के कोर्सेज, ऑप्शनल के कोर्सेज, स्टडी मटेरियल जीएस का, उसके अलावा टेस्ट सीरीज जीएस की, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज, बहुत बेहतरीन डिस्काउंटेड प्राइस पे। और जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगस्त से प्राइस हाइक हो जाएंगे। फिर ये मत बोलिएगा कि जब सस्ता था तब क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि लोन भी अवेलेबल है। एक साथ पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो लोन ले सकते हैं आप 0% इंटरेस्ट पर। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिएगा। इन वीडियोस को शेयर नहीं करते हैं तो शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो मिलता हूं आपसे अगले सेशन में। अगले सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, ये हमने 1813 तक पढ़ा, इसके बाद हम 1833 और 1853 के चार्टर को समझेंगे, ठीक है। सो मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपन ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।